हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एसएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आपका सामाजिक अध्ययन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नवपाषाण काल के बारे में। ये हमारी चौथी क्लास होगी। इससे पहले हमने 3 क्लास और कर ली हैं एसएसटी की, तो जिन्होंने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हमने सीडीपी, हिंदी और कंप्यूटर की भी क्लासेस ली हैं, तो उन सभी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। आज का जो क्लास होने वाला है वो आपके शिक्षक वर्ग में 1, 2 और 3 सभी वर्गों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और आपके सीजी टेट में जिन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया होगा उनके लिए भी ये जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट। और आपके हॉस्टल वार्डन में जो सीजी व्यापक में पूछा जाता है भारत का सामान्य ज्ञान, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। जो भी शिक्षक भर्ती या सीजी टेट या सीजी व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर वहाँ 500 मेंबर भी हो गए तो सभी PDF वहाँ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़िए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करते हुए चलेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो नवपाषाण काल के अंतर्गत उसका हेडिंग ही है कृषक एवं पशुपालन। जो नवपाषाण काल में जो कृषि और पशुपालन हुई है उसके बारे में ही हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें किस किस जगहों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, कौन सी प्रकार की खेती की जाती थी, किस प्रकार के पशुओं को पाला जाता था, इन सभी से आपके जो एग्जाम में है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी MCQs है उसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं नवपाषाण काल उस पूर्व धातु चरण संस्कृति का सूचक है जब यहाँ रहने वाले लोगों ने अनाज लगाकर और पशुओं को पालतू बनाकर भोजन की पूर्ति की व्यवस्था कर ली थी और एक ही स्थान पर अपना स्थायी जीवन बिताना आरंभ कर लिया था। जो नवपाषाण काल था आपका, उस टाइम में जो पशुओं को पालतू बनाकर अपने भोजन की प्राप्ति की व्यवस्था कर ली थी और एक स्थान पर ही उन्होंने जीवन जो अपना बिताना आरंभ कर दिया था। तो इसी के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसके बारे में हम देखेंगे। नवपाषाण युग में प्रारंभिक मानव को कृषि में सफलता प्राप्त हुई। जो नवपाषाण युग था उसमें ही जो मानव थे उन्हें कृषि में सफलता प्राप्त हुई थी। इसी युग में मानव ने पशुपालन करना भी आरंभ किया। जो नवपाषाण काल है आपका, उसमें सबसे पहला तो उन्होंने कृषि में सफलता हासिल की और साथ ही साथ उन्होंने पशुपालन में भी सफलता हासिल की। तो इन्हीं दोनों के फलस्वरूप उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। एक जगह पर ही, एक स्थान पर ही उन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू किया। इसमें लिखा गया है कि जो दुनिया की बदलती जलवायु के साथ ही लोग जिन पशुओं और वनस्पतियों का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे वे भी समय के साथ बदलने लगे। अब अलग अलग जलवायु में जो वनस्पतियाँ और पशु हैं उनको वो भोजन के रूप में प्रयोग करने लगते थे। तो जो जलवायु थी उसके साथ साथ वो चीज़ें भी बदलने लगी, क्योंकि अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का उपयोग किया जाता था। अब नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि नवपाषाण काल में कृषि से संबंधित कुछ मूलभूत क्रियाओं की जानकारी लोगों को हुई, जैसे खाने के योग्य वनस्पतियों, बीजों का अंकुरण, उनसे पौधों का निकलना आदि। इस तरह इस काल में लोगों ने पौधों की देखभाल करना शुरू किया, क्योंकि पौधों से जो है उनके खाने का निर्माण शुरू होने लगा था। तो वो पौधों को अच्छे तरह से उनका देखभाल उन्होंने शुरू करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि पौधों से ही बीजों का अंकुरण और उनसे फलों का निकलना, पौधों का निकलना, इन सभी चीज़ों को उन्होंने अच्छे से समझ लिया था। इसीलिए वो पौधों की देखभाल करना उन्होंने आरंभ कर दिया था। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। जो कुत्ता था उसे ही सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में पाला गया था। तो सबसे जो पहला आपका पशु था वो था आपका कुत्ता।
इसमें आगे लिखा गया है कि धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर अधिकतर घास खाते थे तथा झुंड में रहते थे। ये जो सभी थे वो घास अधिक खाते थे और झुंड में रहते थे। तो इस प्रकार से जो सबसे पहला आपका पालतू जानवर था वो कुत्ता था, और धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी पालने के लिए लगे। अब बसने की प्रक्रिया में देख सकते हैं आप, बसने की जो प्रक्रिया थी इनकी, उसमें लिखा गया है कि बसने की प्रक्रिया का नाम लोगों द्वारा पौधे उगाने तथा जानवरों की देखभाल करने के आधार पर दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर सामान्यतः जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि लोगों द्वारा बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों और जानवरों का चयन किया जाता था। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो जानवर तथा पौधे थे वो अलग अलग किस्म के होते थे। तो बहुत से जो जानवर और पौधे थे वो जंगली किस्म के थे, तो इसे खाने में उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जो बसने की प्रक्रिया है वो जानवरों और पौधों को देखकर वो जो है बसने की प्रक्रिया का चयन करते थे कि जहाँ पर जंगली पौधे और जानवर ना हो वहाँ पर ही वो बसने की प्रक्रिया के बारे में सोचते थे। तो इस प्रकार से जानवर और पौधों को देखकर भी वो बसने की अपनी जगह को चुनते थे। तो यही सभी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आगे आप देख सकते हैं, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। आप ये जो पॉइंट्स हैं, आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे कि सबसे पहला आपका जो पालतू पशु था वो कुत्ता था, और जो सबसे पहला प्राचीन फसल जो था वो था आपका गेहूँ और जौ। इस प्रकार से इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। जो वर्तमान में हम भोजन और जानवरों का उपयोग कर रहे हैं वो ही द्वारा लाए गए उपयोग किए गए चीज़ों को ही आज की वर्तमान में हम अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक नवीन जीवन शैली। इसमें लिखा गया है कि जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। तो अगर उन्हें देखभाल करना है तो उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। फसल कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर उन्हें करना पड़ता था। तो इसी सभी चीज़ों के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना होता था। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। जो आपका अनाज था उसे लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और दूसरी फसल में इसे जो है उगाने के लिए भी इसके भंडारण के रूप में उन्होंने इसके बारे में सोचा। तो इसीलिए भंडारण के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई और ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो इसीलिए उन्होंने जो अनाज है उसे भंडारण और खाने के लिए भी बचाकर रखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, पशुपालन नवपाषाण में भोजन व आजीविका का अतिरिक्त साधन बना। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साथ होने के साक्ष्य मिले हैं। जो शुरुआती कृषक थे और पशुपालक, उनके एक साथ होने के जो साक्ष्य हैं वो उस टाइम में मिले हैं। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। पूरे भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं वहाँ पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये जगहों के नाम भी आप याद रखेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पाए गए थे इनके साक्ष्य पशुओं और कृषकों के, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा इनके साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर में लिखा गया है कि पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जो स्थायी जीवन उनकी थी उनमें जो पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो आपके वर्तमान कश्मीर में है,
वहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। जो बुर्ज होम है उसे भी आप याद रखेंगे, जो कि आज के हमारे वर्तमान के कश्मीर में है, जहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिन्हें गर्तवास के नाम से जाना जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो यही सभी चीज़ें हैं जो गर्त आवास के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है। बहुत सी जगहों में पत्थर और औजार भी मिले हैं जो कि पूरा पाषाणीय उपकरण से भी भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। जो ओखली और मूसल है, इसका प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। अब नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जो उनके कई पूरा स्थलों से जो है मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। हम इसमें जो है नवपाषाण युग में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं इन सभी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। जो चावल, गेहूं और दलहन है वो आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। नवपाषाण काल में ही लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जाने लगे। कपड़ों को बुनने के लिए कपास जैसे पौधे भी उगाए जाने लगे, क्योंकि इससे ही आपके कपड़े बुने जाते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाषाण युग की प्राप्त सामग्रियां एवं उनके पूरा स्थल। एक साइड आप देख सकते हैं प्राप्त सामग्रियां हैं, जैसे कि अनाज और हड्डियां, और उनके जगहों के नाम है, मतलब कि आप देख सकते हैं जिसे हम पूरा स्थल कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें आप देखेंगे जो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़, मतलब कि जो कि आपके आधुनिक पाकिस्तान के अंतर्गत आता है अभी, वो सभी चीज़ें आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, या आपके कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ से प्राप्त हुई है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खूरों के निशान, ये आपके महगढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। ये जो सभी पॉइंट्स हैं इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस जगह से कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गेहूं और दलहन। ये आपको मिली है गुफ्र काल के आधुनिक कश्मीर से। गुफ्र काल जो है आपके आधुनिक कश्मीर में है। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये सभी आपके बुर्ज होम जो कि आधुनिक कश्मीर में है यहाँ से प्राप्त हुई है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सभी आपको चिरान जो आधुनिक बिहार में यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आपका ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये आपका हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिली है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिली है। तो ये जो सभी नाम हैं आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनकी जो रीति रिवाज एवं जनजाति थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है कि पुरातत्वविदों ने जनजाति शब्द का प्रयोग प्रायः पशुपालक समूह के लोगों के लिए किया था। जो पशु पालते थे उनके लिए ही जो जनजाति शब्द का प्रयोग है उसे सबसे पहले इसका इस्तेमाल उनके लिए ही किया गया था। विद्वानों के अनुसार ये सदस्य ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो पहले से ही प्रचलित थे। जाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय अपनाते थे।
एवं खेती से संबंधित सभी कार्य जैसे बीज बोने, पौधों की देखभाल करना, फसल काटना आदि करते थे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जनजाति अपने द्वारा करते थे। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती थी। उनके अपने देवी देवता होते थे। जो जनजाति थे उनके अपने देवी देवता भी होते थे। ये लोग नाच गाना, घरों की सजावट जैसे कार्यों को भी अपनी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा मानते थे। जनजाति के लोगों में गरीब और अमीर के बीच कोई अंतर नहीं होता था, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से बहुत भिन्न होते थे। इनमें जो है अमीर और गरीब के लोगों में कोई अंतर नहीं होता था, इसीलिए ये अन्य जो समाज थे उनसे बहुत ही भिन्न थे, मतलब कि अलग थे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित जो महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में आप देखें कि ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन के दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल है। यहाँ के स्त्री पुरुषों ने एक स्थान पर सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। जो मेहरगढ़ है आपका वो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते जो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थल है वहाँ से मेहरगढ़ जाते हैं। यहाँ के जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना, भेड़ बकरी को पालना यहीं से सीखा था। आप देख सकते हैं मेहरगढ़ में ही खुदाई से जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। ये जो सभी साक्ष्य हैं उसे आप याद रखेंगे कि किस जगह से कौन से साक्ष्य मिले हैं। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। उपरोक्त के अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कब्रों में से एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। आप देख सकते हैं जो मेहरगढ़ है इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि एक मृतक के साथ एक बकरी को किस जगह में दफनाया जाता था, तो उसका नाम आप याद रखेंगे मेहरगढ़ में। इस प्रकार से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमने मेहरगढ़ के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं दावजली हेडिंग के बारे में। इसमें लिखा गया है कि उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र में यह स्थल प्राप्त हुआ है। जो दावजली हेडिंग है वो उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र में ये स्थल प्राप्त हुआ है। यहाँ से खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण भी मिले हैं, साथ ही साथ यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिले हैं। तो ये सभी पत्थरों के नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे कोल्डी हुआ। कोल्डी हुआ में के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त हुई है। कोल्डी हवा में लिखा गया कि ये महगढ़ा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित अन्य महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। जो आपकी कोल्डी हवा है ये महगढ़ा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। कोल्डी हवा से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो धान की खेती यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। ये नाम भी आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप देखेंगे चिरान। चिरान जो आपका पड़ता है ये बिहार में स्थित है। चिरान मध्य गंगा घाटी में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। यह स्थल बिहार में स्थित है। यहाँ से पॉलिशदार पत्थर, कुल्हाड़ी, हथौड़े के साथ हड्डी व सिंग से बने उपकरण भी मिले हैं। तो ये सभी चीज़ें चिरान से प्राप्त हुई है। अब यहाँ तक आपने देखा नवपाषाण जो काल था वहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, किस प्रकार की यहाँ खेती की जाती थी, कौन से पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, किस किस जगह से, ये सभी चीज़ें हमने देखी। अब हम इससे जो रिलेटेड MCQs है उसे हम देखेंगे एक एक करके। तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए और वीडियो में को बिना स्किप के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आप भी क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लग रही है, ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। तो क्लासेस के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग में प्रारंभिक मानव जो कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई,
नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। उपरोक्त कथनों में से सत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हमने जब पढ़ा नवपाषाण युग के बारे में, तो हमने देखा कि जो आरंभिक मानव थे उन्होंने कृषि की शुरुआत भी की और उन्होंने पशुपालन करना भी शुरू किया। इस जो नवपाषाण काल के बारे में हमने मुख्य तथ्य पढ़े हैं वो कृषि और पशुपालन से ही पढ़े हैं। तो ये जो दोनों साक्ष्य हैं वहाँ प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह है भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता चल गया होगा कि कुत्ता जो है वो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो हमने पढ़ा कि मेहरगढ़ जो आपका है वो अभी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और 12,000 साल पहले शुरू हुई, तो ये भी बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें से कौन सा सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। बुर्ज होम आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुफक्राल आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। या महगड़ा आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जो पय्यमपल्ली है वो आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। और आप देखेंगे जो बुर्ज होम है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश में नहीं, वो आधुनिक कश्मीर में है। और आपका गुफ्रकाल भी आधुनिक पाकिस्तान में नहीं, वो भी आधुनिक कश्मीर में ही है। और जो आपका महगढ़ा है वो आधुनिक पाकिस्तान में नहीं, वो उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा स्थान किस जगह पर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग से पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसमें से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए और बी दोनों। जो ए और बी दोनों हैं वो बिल्कुल सत्य है। मतलब कि नवपाषाण युग से पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी हमें मिले हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं कपड़े बुनने भी लगे थे और उन्होंने इसी के साथ कपास की खेती भी शुरू कर दी, क्योंकि इसी से ही वो कपड़े बुनने लगे थे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए और बी दोनों है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली थी। इसमें से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। मतलब कि ए और बी दोनों ही सत्य हैं। जो बुर्ज होम है जो कि आपका आधुनिक कश्मीर में है, वो वहाँ के जो लोग थे वो के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। और झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। इस प्रकार से ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में चावल, गेहूँ और दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गए हैं। तो हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ी तो इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ए और बी दोनों इसमें सही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, दाव जली हेडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। असत्य आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यही भारत के उत्तर पूर्व में असम के वित्तग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है। यहीं से खरत और मूसल जैसे उपकरण भी मिले हैं। से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिले हैं। तो इसमें जो असत्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, ये इसमें बिल्कुल असत्य हो जाएगा। बाकी ये जो सभी ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, ये आपके दाव जली हेडिंग में नहीं, ये आपके मेहरगढ़ में मिली है। तो इस प्रकार से ये इसमें गलत हो जाएगा। और जो बाकी उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र से ये स्थल प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ खरत और मूसल के उपकरण मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ जेटाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें
9 पाषाण स्थलों में गर्त आवास कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम, कोल्डी हवा, चिरांद या ब्रह्मगिरी। तो हमने अभी पढ़ा इसके बारे में। जो बुर्ज होम है जो कि आधुनिक कश्मीर में है, यहीं से आपको गर्त आवास मिले हैं, जिनके नीचे जो है गड्ढे बनाकर लोग अपना आवास करते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले? मेहरगढ़, दाऊदअली हेडिंग, चिरांद या कोल्डी हवा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्डी हवा। यहाँ धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ से जो है चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी तो हमने देखा था कि यहाँ चावल की खेती बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे गुफ काल कहाँ स्थित है? बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो हमने अभी देखा कि जो आपका गुफ काल है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मानव ने किस काल में अनाज उगाना एवं पशुपालन करना सीखा? नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण या इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसमें नवपाषाण के बारे में ही पढ़ा है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा या बुर्ज होम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें से जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो जो मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाते थे वो जगह है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आप देख सकते हैं किस काल के पाषाण उपकरणों पर पॉलिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं? इसमें आप देख सकते हैं नवपाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। यहाँ जो है उपकरणों पर पॉलिश किए जाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हमने आज जो है नवपाषाण काल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से देखी और इससे जो रिलेटेड MCQs थे उन्हें भी हमने अच्छे से देखा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और क्लास आपको कैसी लग रही है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं। तो इस प्रकार से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और जो भी नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे तभी जो है फ्री क्लासेस सभी को मिल सकेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। 500 मेंबर्स भी वहाँ ऐड हो गए, तो सभी PDF वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए। और जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।